नमस्कार बहनों और भाइयों, साथियों के प्यारे बच्चों। भारत के संवैधानिक इतिहास की ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये जो सुधार है, इसकी जो रूपरेखा है वो 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा और उसने उनकी आंखें खोल दी और भारतीयों को भी आशा जगी कि भाई हमें भी जो अपने यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे आंदोलन तेज होने लगे और इनको नियंत्रित करने के लिए 1917 में एक भारत सचिव जो है मिस्टर मोंटेस्क्यू जो है वो भारत में आए और उन्होंने जो है और अधिक सुधारों का समर्थन किया। ब्रिटिश संसद में इसकी घोषणा की गई कि भाई जल्द ही इस पे कार्रवाई करेंगे। 1918 में जो यहाँ के ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि आए उनको वायसराय बोलते थे, चेम्स फोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए, उन्होंने यहाँ का दौरा किया और 1918 में एक रिपोर्ट पेश करी। बाद में वह जो योजना जो है वो चेम्सफोर्ड योजना कहलाई और इन सुधारों को जो है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। 23 दिसंबर 1919 को जो है ब्रिटिश संसद में इसकी मंजूरी मिल गई और ये भारत सरकार अधिनियम बन गया। इसी अधिनियम में ये कहा गया कि इसके लागू होने के 10 वर्ष बाद में एक कमीशन होगा जिसको साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन कहा जाएगा। इसके 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि भाई क्या जो है इसमें सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार ये जो है अधिनियम बनके जो है तैयार हो गया। इसकी बड़ी खास विशेषता है क्योंकि इसने भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने की नींव रखी। वो जैसी भी थी, अच्छी थी बुरी थी, लेकिन एक नींव रखी गई कि राज्यों में जो है एक उत्तरदायी सरकार दी जाएगी और उसको इस प्रक्रिया के लिए एक तरह से ट्रेनिंग के तौर पे सरकार बनाई गई और उसमें भारत के ही प्रतिनिधि जो है वो मंत्री बनाए गए और उनको काम सौंपा गया कि भाई आपको हम ट्रेनिंग के तौर पे पायलट प्रोजेक्ट योजना चला रहे हैं और आप ट्रेनिंग ले लें कि सरकार कैसे चलाते हैं और कैसे काम होता है, कैसे मंत्री काम करते हैं। और इसको सरकार को कहा गया द्वैध सरकार, डिरार्ची। दो तरह की सरकार, एक थी जवाबदेही सरकार जो जनता जो यहाँ के स्थानीय लोगों की के प्रति जवाबदेही थी, और एक थी जवाबदेही जो वो जवाबदेही नहीं थी, वो अंग्रेजी जो थे उनकी जो सरकार थी। तो दो तरह की सरकार की वजह से ये जो प्रसिद्ध रही कि डिरार्ची जो है इनको मिली, इसको सरकार को बोलते थे। तो क्या था, यूनाइटेड किंगडम ने 1919 में अधिनियम तैयार किया और इसे भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्देश्य से पारित किया गया था। इस अधिनियम में भारत के ये जो थे मोंटेस्क्यू जो थे वो राज्य सचिव थे और ये चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे। उस समय में की रिपोर्ट की अनुशंसिक
सुधारों को सम्मानित किया गया था। और इस अधिनियम में 1919 से 1929 तक 10 वर्षों के लिए लागू करना था। और इस अधिनियम में भारत में उत्तरदायी सरकार की नींव पड़ी। 10 वर्षों में साइमन कमीशन द्वारा इसकी समीक्षा की जानी थी। और इसी में ही 23 दिसंबर 1919 को यह जो है राज्य सम्मत प्राप्ति हुई। और उसी दिन सम्राट ने घोषणा की कि भारत में संसदीय विधानमंडल की जो प्रक्रिया और अधिनियम की उद्देश्यों की समीक्षा की गई। यानी कि 1773 से लेके और अब तक के जितने भी जो है अधिनियम हुए उनकी समीक्षा की गई कि वे हमने क्या क्या किया और अब तक क्या क्या हुआ। उसमें 1773 से 1724 तक के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रशासन और न्याय के एक नियमित प्रणाली स्थापना की गई थी। उसके बाद में 1833 के अधिनियम ने भारतीयों के लिए एक सार्वजनिक पद और रोजगार के द्वार खोले थे। 1858 के अधिनियम में प्रशासन ने को कंपनी के जो कंपनी का सरकार खत्म कर दी थी और वो प्रशासन जो है क्राउन के प्रति जवाबदेह हो गया था। और भारत में जो उस समय में जो मौजूदा सार्वजनिक जीवन की जो नींव रखी गई। 1861 का अधिनियम आया, फिर उसमें प्रतिनिधि संस्थाओं के बीज बोए। और 1909 में यह अधिनियम आया, उसने जो है इस बीज को और जीवन प्रदान किया। अब जो अधिनियम कानून बन चुका है वह जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक निश्चित हिस्सा सौंपता है और भविष्य में उत्तरदायी सरकार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस संसद में बहस हुई तो इसमें ये सारी बातें रखी गई। नहीं, अब जो ये अधिनियम बना है ये भविष्य में भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की नींव रखेगा। इस अधिनियम में ये जो भी परिवर्तन किया गया वो केवल जो प्रांतीय सरकार थी उनके लिए किया गया। केंद्रीय सरकार में जो परिवर्तन हुआ केंद्रीय स्तर पे, उसमें क्या था कि जैसे आज की जो संसद है भारत की वो द्विसदनात्मक है, तो उसकी नींव भी इसी में पड़ी। केंद्रीय विधानमंडल जो है 2 सदन बन गए। एक को कहा गया विधानसभा, जिसकी 3 वर्ष की अवधि रखी गई। और एक था राज्य परिषद, जिसमें 60 सदस्य थे, 34 जिसमें से निर्वाचित होते थे और 26 नॉमिनेटेड होते थे। इसमें विधानसभा में 134 जो थे सदस्यों की बनाई गई, 104 निर्वाचित होने थे इसमें, और शेष जितने भी थे वो सब नॉमिनेटेड होने थे। केंद्र के स्तर पर जो सरकार थी वो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही बनी रही उसकी, ना कि विधानसभा के। गवर्नर की एक परिषद थी, उसकी जो अधिकतम जो परिषद की संख्या थी उसकी वो कैप हटा दी गई और भारतीय सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। जो पहले 1 थी 1909 के, उसमें 1 बना दी थे सदस्य जो थे सत्येंद्र सिन्हा जो बने, उसकी तरह ही यहाँ पे 3 सदस्य कर दिए गए। उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहता था सदस्यों का कार्यकाल। जो गवर्नर जो जनरल की जो परिषद होती थी, केंद्रीय जो कार्यपालिका की जो शक्ति उसी में निहित होती थी, उसको विशेष अधिकार प्राप्त रहते थे। एक कार्यकारिणी परिषद होती थी एग्जीक्यूटिव, वो जो है राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह होती थी और वो उसकी भी जो होती थी वो राज्य सचिव के प्रति होती थी, न कि विधान परिषद के। इसमें इस तरह का मॉडल इसमें आया। इस अधिनियम में प्रांतों के लिए दोहरी शासन प्रणाली अपनाई गई, जिसको द्वीपतंत्र कहते थे। प्रत्येक प्रांत में सरकार के कुछ क्षेत्र उन्हें स्थानांतरित कर दिए गए, जिनका नियंत्रण प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह होता था कि उनके प्रति, और एक मंत्री बना दिए गए उनके प्रति जवाबदेह होता था। उनके मंत्रियों को जो है सरकार चलाने के लिए दे दी गई। और इस स्थानांतरित सूची में जो द्वीपतंत्र की सरकार जो वहां के लोगों के प्रति जो है जवाबदेही, उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए प्रति जवाबदेही थी, उसके लिए उनमें जो काम सौंपा गया वो था कृषि का, स्थानीय सरकार का पर्यवेक्षण करना और स्वास्थ्य एवं शिक्षा उसमें शामिल कर दी गई।
प्रांतीय परिषद का जो है वे विस्तार किया गया। साथ ही सरकार में अन्य सभी जो विषय थे वो आरक्षित सूची वायसराय के नियंत्रण में थी। उसमें जो वो दूसरी थी वो उसको रक्षित बोलते थे, रक्षित अधिकार, डिफेंस वाले। वो जो था वो विधान जो वे जो थे केंद्र और गवर्नर की जो परिषद थी उसके अंडर में वो रहता था। साथ ही ये जो सरकार के जो थे आरक्षित जो सूची थी वायसराय के नियंत्रण में थी। आरक्षित सूची में रक्षा, सेना, विदेश मामले और संचार आदि होते थे। शाही विधान परिषद का विस्तार और सुधार किया गया। पूरे भारत में द्विसदनात्मक विधायिका बनी। जो मैंने बताया था 145, इसमें ये जो 100 ये वाले जो 145 सदस्य 145 सदस्य इसमें होते थे, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे, बाकी 41 इसमें मनोनीत होते थे। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। इसको निचला सदन बोलते थे। जैसे आज का लोकसभा है उसका स्वरूप सेम ऐसा ही था। और इसको राज्यसभा आज की राज्यसभा के बराबर जो दूसरी थी वो ऐसा ही उसका स्वरूप था। तो इस प्रकार से एक ऊपरी सदन बनाया, राज्य परिषद उसको बोलते थे। अब उसमें विशेषता क्या क्या थी तो ये है प्रमुख विशेषता। इस अधिनियम में एक अलग से प्रस्तावना थी। यह घोषित किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्व सरकार का क्रमिक स्थापना करना है। यानी कि धीरे धीरे तरीके से हम जो है इसमें उत्तरदायित्व सरकार स्थापना करेंगे। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध का मतलब है 2 प्रकार की सरकारें, एक सरकार उत्तरदायी और दूसरा उत्तरदायी नहीं होती थी। प्रांतीय सरकार की जो प्रजा में 2 समूह में विभाजित किया गया। एक समूह आरक्षित था और दूसरा स्थानांतरित था। आरक्षित प्रजा में प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नियंत्रण होता था और स्थानांतरित प्रजा को प्रांत के भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में वर्गीकरण का प्रावधान किया गया था। और इस अधिनियम के तहत आय को केंद्र सरकार के राजस्व स्रोत को बरकरार रखा गया। हालांकि बंबई और बंगाल में की आपत्तियों को दूर किया गया और आयकर का 25% हिस्सा उन्हें आवंटित करने का भी प्रावधान किया गया। जो भाई आयकर का 25% हिस्सा इनको दे दिया जाएगा। विधायिका का कोई भी विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाता था जब तक वायसराय उसे स्वीकृत न कर दे। हालांकि वायसराय विधायिका की स्वीकृति के बिना भी विधेयक पारित कर सकता था। अगर कोई रिजेक्ट कर दिया कोई विधेयक तो उसको भी वो पास कर सकता था। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया। जैसे बताया मैंने 145 सदस्य इसमें कर दिए गए। इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। लोक सेवा जो आज का लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना इसमें प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि 10 वर्षों का, कि भाई ये जो सरकार है वो 10 वर्षों के लिए ये मॉडल है और उसके बाद में एक कमीशन जो गठित किया जाएगा उसको आगे साइमन कमीशन दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और विस्तार किया, यानी कि सांप्रदायिक इसमें और जो जहर बोए गए। अब इसमें क्या गया कि इसमें मुसलमानों का तो प्रतिनिधित्व था ही, इसमें सिखों का और यूरोपीय लोग इंग्लो इंडियन भी शामिल कर लिए गए। मताधिकार केवल उन सीमित संख्याओं के लिए ही कोई दिया गया। उस समय सरकार को न्यूनतम 3000 रुपये का जो कर जो है अदा कर देता था। यानी कि 3000 रुपये का जो टैक्स उस समय पे अदा कर देता था, उसको जो है इसमें वोट डालने का अधिकार उस समय पे दिया जाता था। ये मताधिकार की वो थी।
महिलाओं को ना तो चुनाव में लड़ने के लिए अधिकार था और ना ही जो है वो वोट डाल सकती थी। प्रांतों में सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर नहीं था, बल्कि सरकार की दृष्टि या उनके महत्व और समुदायों के आधार पर दिया गया था। मताधिकार का निर्धारण केवल संपत्ति ही एक मुख्य आधार थी। जिन लोगों के पास संपत्ति कर योग्य थी, वो जो 3,000 रुपये का भू राजस्व अदा करते थे, वो ही मतदान का अधिकार रखते थे। केंद्रीय विधानमंडल की वित्तीय शक्ति भी काफी जो है सीमित थी। बजट 2 श्रेणियों में विभाजित किए जाते थे, मतदान योग्य और मतदान रहित। मतदान योग्य कुछ मुख्य जो मदें होती थी, जिसमें कुल व्यय 1/3 हिस्सा थी, और इस क्षेत्र में भी गवर्नर जनरल को विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत या कम की हुई अनुदान को बहाल करने के अधिकार प्राप्त थे। यदि उनकी राय में यह मांग दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक थी, तो इस प्रकार भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 में द्वैत शासन प्रणाली के माध्यम से मतदाताओं को आंशिक रूप से शक्ति हस्तांतरण करने का प्रावधान किया। इसने भारत में संघवाद की नींव भी रखी, क्योंकि इसने प्रांतों को वित्तीय और सामान्य प्रशासन की इकाई के रूप में मान्यता दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया। हालांकि एनी बेसेंट, जे.एन. खारडे, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, नरसिंहा चिंतामन केलकर, तेज बहादुर सप्र जैसे नेताओं ने इसे स्वीकार किया। जो गरम दल के थे उनमें से कुछ, और कुछों ने इसको अस्वीकार किया कांग्रेस के सदस्यों ने, और बाकी जो मैंने बताया एनी बेसेंट, खड़गे, खारपे, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विट्ठल पटेल, मोतीलाल नेहरू, नरसिंहा चिंतामन केलकर और तेज प्रसाद सप्रू ने इसको जो स्वीकार किया। कहा कि हम इसमें सहयोग करेंगे, करने के तैयार थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तेज प्रसाद सप्रू भारतीय उत्तरदायित्व संघ का गठन किया, उदारवादी संघ का गठन किया, और आमतौर पर से उदारवादी कहा जाने लगा। नेहरू, पटेल और केलकर जैसे अन्य नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन किया और केंद्रीय विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। यानी कि भारत के उसमें जो कांग्रेस में फूट पड़ गई परिणाम स्वरूप, और अपने अपनी पार्टी बना के लोग बाग चुनाव लड़ने के लिए चल दिए। मदन मोहन मालवीय ने सुधारों का समर्थन किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वो उसको पकड़ जो है क्या नाम है मुस्लिम लीग में वो जो है जाकर वो भर्ती हो गए। तो इस प्रकार से ये जो था अधिनियम आया, और इस अधिनियम की खास विशेषता केवल यही थी कि भाई 2 तरह की सदन बन गई, 2 तरह की सरकार राज प्रांतों में हो गई। भाई हम आपको ट्रेनिंग के तौर पे सिखा रहे हैं कि कैसे सरकार चलाई जाती है। एक उत्तरदायित्व सरकार थी, जो मंत्री बने हुए थे वो, लेकिन इसमें जब इसका परीक्षण किया गया तो ये फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? कि वो जो मंत्री जो बने वो कागजी शेर थे। जो कार्यपालिका थी वो इंग्लिश थी, अंग्रेजों की थी। वो जो अधिकारी थे वो भी अंग्रेज थे। मंत्रियों की कोई सुनता नहीं था, ना उनकी बात मानी जाती थी। तो वो करते क्या, वो लाचार हो गए, कहने लगे भैया ये कोई सरकार को, हम तो जनता ने हमको चुन के भेजा है, तो हम उनके लिए उनकी जो कह रहे हैं ना कि मतलब जो नौकरशाही हावी हो गई, और नौकरशाही जो मंत्रियों को सम्मान नहीं करती थी। मंत्री जो होते थे वो जनता के प्रति जवाबदेही थे, लेकिन वो उनको मंत्री बनने के लिए क्यों मंत्रियों को हटा भी सकता था गवर्नर जनरल, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती थी। और जनता में जाके क्या करें, यानी कि जनता में वो ये तो कह नहीं सकते थे कि भाई हमको वहाँ जी हजूरी करनी पड़ रही है। तो उनकी बदनामी भी धीरे धीरे उनके जो है जनता के प्रति उनका मोह जो खत्म होने लगा, असंतोष फैल गया, और असंतोष का परिणाम ये हुआ कि आगे जो है
साइमन कमीशन आया, उसका विरोध किया गया कि इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं है। तो अंत में जो है ये जो है 1935 का एक अधिनियम आया, भारत सरकार अधिनियम, और भारत की जो सरकार है आज का जो मॉडल है काफी हद तक उस पर निर्भर है। जो भारत के लिए जो ये सदन स्वराज्य का जो मॉडल आया, संसदीय प्रणाली की सरकार आई, वो 1935 के अधिनियम के आधार पर ही आगे संविधान बना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो साइमन कमीशन में क्या क्या बातें थी, क्या क्या वो थी, और 1935 के मॉडल पर चर्चा करेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।